हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी में हिस्ट्री को। देखो, हिस्ट्री में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्लास 6 के हर एक चैप्टर को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को। तो दोस्तों प्लीज़ इसको पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना। अगर आपने हर विषय की एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो जान लो कि आप माहिर हो चुके हो विषय में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, साइंस का जो एनसीईआरटी है वो अभी मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए मैं साइंस के नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप आके देख लीजिएगा। और आज जो एनसीईआरटी 7th क्लास की शुरू करने जा रहे हैं, आइए इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी बहुत कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ज़मीन के अंदर से क्या क्या निकला है, कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इधर देखिए, कोने में दे रहा है मानचित्र नंबर 1 से। ये जो पहली मानचित्र है इसके बारे में बता रहा है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता जिनका नाम था अल इद्रिसी, याद रहेगा आपको क्या नाम था? अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, ये आप देख लीजिए। तो ये पहला मैप था जो किसके द्वारा बनाया गया था? अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया था। बता पा रहे हो आप कि कौन सा ये पहला महाद्वीप है और कहाँ पर यहाँ पे भारतीय नक्शे को दिखाया गया है? सोचो, सोच करके बताओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 जो है वो अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने बनाया है, जो की ऊपर है। और यह मानचित्र बनाया गया था 1154 ईस्वी में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को भी यहाँ पर दर्शाता है। मानचित्र 2 जो नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे, यह एक फ्रांसीसी मानचित्र है जिसको 1720 में बनाया गया। देखो, एक 1154 की बात कर रहा है। 1154 में हालांकि कुछ नहीं था, 54 से 20-25 साल बाद एंट्री होती है मोहम्मद गौरी की। नहीं, वो तो 1054 था ना, 1154 सही, 1154 में होता है। 1054 में कुछ नहीं, 1001 के आसपास गजनवी आया था। हाँ तो ठीक है, ये गौरी, तो अभी हम गौरी का पीरियड नहीं कर सकते, गौरी और गजनवी के बीच का पीरियड है भारत में अगर देखें तो। और अगर इस फ्रांसीसी मानचित्रकार को देखें तो ये तो 1720 अभी लेटेस्ट मानचित्र के रूप में इसको आप समझ सकते हो। कह रहा है दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो उसने पूरे नक्शे को ही क्या किया, उल्टा करके बना दिया है। ठीक है, जगहों के नाम भी अरबी में लिखे हुए हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और आगे पहले वाले मानचित्र जो दूसरा मानचित्र है वो कुछ इस तरीके का है। ये जो दूसरा मानचित्र है ये कुछ इस तरीके का है और ये भारत का मानचित्र। तो बिल्कुल आपको कुछ सही आंकड़ा मिल रहा होगा। ये देखो, खंभात की खाड़ी गुजरात वगैरह, इधर कच्छ की खाड़ी तिधर ऐसे ना बनाकर ऐसे कर दिया है। और बाकी ये कटा छटा एरिया फिर ऐसे ऐसे करते, ये श्रीलंका वाला नीचे पोर्शन है यहाँ। तो ये काफ़ी हद तक जो है ये अंडमान निकोबार, ये काफ़ी हद तक जो है एकदम सही नज़र आता है। हाँ, तो ये बनाया भी गया था 18वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी के आरंभ में 1720। तो याद रखिए, इसको बनाया था ग्विलाम द लिस्ले के एटलस नुओं के अनुसार यह महाद्वीप बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बता रहा है कि इसमें दिए गए और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। आओ देख लेते हैं यार, अगर इतना दे दिया तो। हाँ, तो इधर देखो, इधर आप बात करोगे तो कन्नौज आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में लिखा तो है लेकिन काफ़ी छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, तो लिखा ही होगा, अगर वहाँ पे दे रहा है लिखा होगा, आप लोग ढूंढिएगा। अच्छा, जिन लोगों के पास भाई ये इसका पीडीएफ नहीं हो, कई लोग मैसेज किए सर इसका पीडीएफ दे दीजिए, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना। गूगल प्ले स्टोर में चले जाओ, वहाँ से एनसीईआरटी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तमाम एनसीईआरटी का एप्लीकेशन है, उसमें से कोई हर एक एप्लीकेशन में जो है आपको बुक मिल जाएगा। पूरे 6 से लेकर 12 तक पूरी किताबें मिल जाएंगी हर विषय की, तो आप वहाँ से पढ़ लो ना। वहीं से तो मैं लेके पढ़ाता हूँ, कई एप्लीकेशन मेरे पास भी हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि जैसा उत्तर प्रदेश का कन्नौज वहाँ पे दिखाया गया। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में जो सूचनाएं थी ये काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरों को देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे।
लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने कि समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? सोचो यार कि 1720 में कौन से व्यक्ति ने ये मतलब कि गजब का मानचित्र बना दिया। उसने देखो हर एक नदियों को इंडिकेट किया है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये नदी कौन सी है? यही गंगा नदी है, ठीक है। तो आप देखो ना, हर एक नदी को वहाँ पे इंडिकेट किया गया है और मतलब बहुत क्लियरिटी के साथ। बाहर की तरफ जो छोटे छोटे नाम आपको दिख रहे हैं, सभी नाम हैं, ये सभी अगल बगल के जगहों के नाम है। हालांकि यहाँ पे क्लियर प्रिंट नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब क्या है? नाम दर्शाया गया। और अंदर की तरफ भी बहुत नाम दर्शाए गए, पहाड़ों को भी दर्शाया गया। देखो यहाँ पे आप पहाड़ों को देख पाओगे, देख रहे हो? पहाड़ों की पहाड़ी श्रृंखलाओं को भी दर्शाया गया है। तो काफ़ी अद्भुत कर देने वाला, मतलब एकदम आश्चर्य कर देने वाला ये मानचित्र है, जिससे हम देखकर अद्भुत फील भी कर रहे हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं का के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावलियाँ, देखो क्या होता है, समय के साथ जगहों का नाम भी बदलता है कि नहीं? अभी जैसे इलाहाबाद की बात कर लें, तो पुराने समय में इसको प्रयाग नाम से जाना जाता था, और भी पुराने समय में जाओगे तो इसको वत्स नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ये क्या बोला जाता है? इसको इलाहाबाद बोला जाता है। हो सकता है आने वाले 200-400 सालों में इसका नाम फिर से चेंज हो जाए, है कि नहीं? तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। नई और पुरानी शब्दावलियाँ, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? क्या ये भी बदलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। क्या ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं? बदली हैं। अरे शुरू में बात करते हैं तो संस्कृत था, संस्कृत के बाद पाली था, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद हिंदी आया, हिंदी के बाद खड़ी हिंदी आई। हाँ, तो सब चेंज ही तो हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी और आधुनिक फारसी भाषा, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। दोनों ही फारसी हैं, लेकिन अगर मध्य युग की फारसी की बात करें, मतलब अकबर बाबर वाले टाइम की फारसी जो थी, और इस समय जो फारसी भाषा है, इन दोनों ही फारसी भाषाओं में काफ़ी विभिन्नता देखने को मिली है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज इसे हम आधुनिक राष्ट्र या राज्य या भारत के अर्थ में लेते हैं कि हिंदुस्तान मतलब क्या? हिंदुस्तान मतलब पूरे भारत की बात बता रहा है, ठीक है, वो पूरे भारत को इंडिकेट करता है। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज, क्या नाम था? मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उन्होंने हिंदुस्तान का शब्द का इस्तेमाल केवल किसके लिए किया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके थे, मैदानी क्षेत्र थे, उनके लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, मिनहाज ए सिराज ने, ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। धीरे धीरे अनेक राजाओं ने क्या किया? अगल बगल के क्षेत्रों पर अपना प्रचार प्रसार करते गए और दूसरे राज्यों को जीत करके अपने राज्यों में मिलाते गए। तो इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे इस शब्द का अर्थ भी जो है बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि राजाओं के द्वारा जीते गए क्षेत्र भी बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ठीक है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। किसने? बाबर ने। बाबर ने अपनी किताब खुद में लिखा है बाबर नामा, और उसी में इसने जो है वर्णन किया है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ समान मालूम पड़ता है। तो हिंद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? आमिर खुसरो ने किया था। वही आमिर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। तो तब से लेकर काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए हैं। आगे बोल रहा है कि जब किसी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी शब्द अगर हम बात करें तो ये जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, क्या है? विदेशी है।
बात समझ में आ रही है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं हो वही क्या है, वो विदेशी है। ठीक है। लेकिन अगर हम मध्य युग की बात है तो मध्य युग में मानो किसी गांव से आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति भी उस समाज या संस्कृति का अंग न हो तो वो विदेशी कहलाता था। मतलब जो हमारे ही देश में है लेकिन किसी अन्य समाज या किसी गांव से आ रहा है जो हमारे जैसा नहीं है तो हम उसको क्या बोलते थे, विदेशी बोलते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जाता है। आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द। ठीक है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है। किसी भी नगरवासी के लिए जो वनवासी होता है वो क्या होता है, विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। बात को आप समझिए। अगला है इतिहासकार और उनके स्रोत। ये जितने भी इतिहासकार हैं और उनके स्रोत क्या हैं। ठीक है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम लोगों ने गुप्त वंश के कुछ शासकों के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 में 700 से लेकर 1750 तक के पूरे बातों को पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं, उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला यानी जो भी भवन निर्माण कला था तथा जो कुछ भी लिखित सामग्री के रूप में मौजूद है उस पर निर्भर रहते हैं। पर कुछ बातें हमें पहले से काफ़ी भिन्न भी मिलती हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। क्योंकि अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास के बारे में तो प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा था और काफ़ी समय गुजर गया। ठीक है। इसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमारे तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि मध्य भारत की अगर बात करें, मध्यकालीन भारत की इतिहास की बात करें तो यह काफ़ी नज़दीक रहा है और इसके काफ़ी सारे साक्ष्य और प्रमाण देखने को मिले हैं हर एक चीज़ में। ठीक है। हर एक चीज़ मतलब सिक्कों में बहुत ज़्यादा मिले हैं, शिलालेखों में मिले हैं, स्थापत्य कला हो गया, भवन निर्माण कला हो गया, जो लिखित सामग्री इसमें हो गया, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल धीरे धीरे करना शुरू कर रहे हैं। कुछ कम भी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप कागज़ का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी ही पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। बात समझ में आ रहा है? अगर कागज़ नहीं तो कागज़ को क्या किया, उसने अपनी पांडुलिपि को धो करके उसका इस्तेमाल कर लिया दोबारा लिखने के लिए। ठीक है। एक सदी के बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। ठीक है। तो वह कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? आज के समय में कागज़ की उपलब्धता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले के समय में नहीं थी। आगे बोल रहा है इस समय के दौरान जो कागज़ था वो क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में कागज़ों का इस्तेमाल करने लगे। वहीं हम बात करें धनी व्यक्तियों की तो दो धनी व्यक्ति थे जो शासक जन थे, मतलब राजा महाराजा थे, जो मठ तथा मंदिर थे, यहाँ पर पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। ये व्यक्ति क्या करते थे, पांडुलिपियों को, जो कुछ भी लिखा गया था, जो कुछ भी दस्तावेज था, उनको एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों, कहाँ पर, अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपि तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग करना बड़ा कठिन है। तो जब जानकारी मिल रही तो कठिन क्या है, कठिनाई किस बात की? आगे बता रहा है कि उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं भाई, प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, इसलिए लिपिक या जो नकलनवीस थे, कौन, नकलनवीस, ये अपने हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति मतलब उसकी फोटोकॉपी जो होती थी वो खुद से लिखते थे।
अगर एक कॉपी को देकर दूसरी कॉपी बनाना तो मशीन नहीं थी, ठीक है, वो क्या करते थे, वो पूरी की पूरी कॉपी फिर से दोबारा लिख दिया करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मित्र की कॉपी लेके आते हैं और फटाफट नकल मार के उससे लिख लेते हैं जो हमें होमवर्क मिला रहता है, होता है ना ऐसा। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि ये क्या लिखा है, क्योंकि आपको गृहकार्य भी पूरा करना था। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे शब्द हो सकते इधर उधर हो गए। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। अभिलेखागार क्या होता है, ताकि हम नीचे के बारे में और जान सकें। अभिलेखागार वह स्थान होता है जहां पर दस्तावेज को या पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। आज भी सरकार ने कई जगहों पर अपने अभिलेखागार बना के रखी है जहां पर वो बहुत सारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखती है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो यह चीज़ आज बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगी, आज तो आज तक है। यह एक लघु चित्र है। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीएचर कहा गया। क्या बोला गया? नाम याद रखें, मिनीएचर कहा गया। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को अस्पष्टता प्रदान करने के लिए भी किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर जो संग्रहकर्ता थे अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। ठीक है, ये छोटी सी देखिए चित्र है यहाँ पर, समझ में आ रही है? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये कुछ उर्दू फारसी के शब्द दिया है, उर्दू नहीं, उर्दू तो काफ़ी बाद में आया। ठीक है, आगे देखिए। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नास्तलिक लिपि बाईं ओर से, ठीक है, नास्तलिक लिपि में वर्ड जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और सिकस्त लिपि, अभी तक हमने देवनागरी पढ़ा, ब्राह्मी पढ़ा, खरोष्ठी पढ़ा, अब ये दो लिपि भी आपके सामने आ रही। एक कौन सी? नस्तलिक लिपि, नस्तलिक लिपि और सिकस्त लिपि। तो नस्तलिक लिपि में क्या होता था, बाईं ओर से शब्द वर्डों को जोड़ा जाता था, हाँ, और जो सिकस्त होता था उसमें दाईं ओर से, याद रहेगा, जो सिकस्त होता था उसमें दाईं ओर से अधिक सघन और संक्षिप्त होते थे, साथ ही साथ एक कठिन भी होते थे। ठीक है, सघन होने की वजह से। तो ये देखो, एक थोड़ा सा पढ़ना आसान है, ये वाला पढ़ना थोड़ा आसान है, ये वाला पढ़ना थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। तो वैसे भी आप नहीं समझ पा रहे होगे, जो लोग अरबी फारसी जानते हैं उनके काम लायक है। आगे बोल रहा है कि कई महत्वपूर्ण अंतर भी आ जाते थे जब आप नकल करते थे या उसकी कॉपी में कुछ चेंजिंग करते थे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए जो लिपिक होते हैं यानी जो लिखने वाले होते हैं, छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द और कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं। फोटोकॉपी की फोटोकॉपी होती रही। अब मशीन तो था नहीं, हाथ से ही करना है। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। ओरिजिनल जो कॉपी है वो शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई पांडुलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, ताकि उन्हें पता ये चल सके कि लेखक ने एक्चुअली में क्या लिखा था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने पहली वृत्तांत जो कि 1356 में लिखा, उसमें और दूसरी बार जब इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, बाद में इसको ढूंढकर निकाला गया तो इसके बारे में पढ़ा गया। आगे है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 की बात करें, पूरे 1000 साल की बात करें, तो इन 1000 वर्षों के अध्ययन में इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती दिखती है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए।
इस काल में अलग अलग समय पर नई नई टेक्नोलॉजी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया, जैसे आलू आया, मक्का आया, मिर्च आया, चाय आया, कॉफ़ी आया। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। भाई कहीं दूसरे देश से अगर कोई चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जो इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं, क्या वे अपने विचारों को लेके नहीं आएंगे? तो नए नए विचार भी आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर एक तरह से परिवर्तनों का काल कहा जा सकता है या कहा गया। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आगे इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगे थे। उपमहाद्वीप के अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थीं, क्योंकि इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, उससे निकला है। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। वे सभी अपने आप को राजपूत शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो अपने आप को राजपूत बताया करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ठीक है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठाओं ने उठाया, सिखों ने उठाया, जाट, अहोम और कायस्थ और मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। दोस्तों ऊपर एक इमेज था, ये इमेज देख लीजिए, रहट है। रहट का इस्तेमाल किसमें किया जाता था? तो सिंचाई के कार्य के लिए रहट का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये रहट है। तो आज भी इसका गांव में अगर आप जाएंगे तो आज भी इसका इस्तेमाल आपको मिल सकता है। पर्यावास क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। ठीक है, पर्यावास। कोई दिक्कत आपको? आगे देखिए, इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके गांव या शहर में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं? ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जो है जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। कुल मिला जुलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। सोचो, जो चीज़ें आज हैं, जो ग्राम पंचायत आज है, उस तरह की जाति पंचायत उस ज़माने में हुआ करती थी। आज जो है सरकार नियम बनाती, कानून बनाती, तब ये ग्राम पंचायत चलते हैं। उस ज़माने में लोग स्वेच्छा से इस तरह के ग्राम पंचायत को बनाते थे और उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी करते थे। क्षेत्र और साम्राज्य, अध्याय 2 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चोल के बारे में, अध्याय 3 में पढ़ेंगे हम लोग तुगलक के बारे में, अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे मुगलों के बारे में। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति क्या होता था? जो किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया हो, प्रशस्ति, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, किसको? गयासुद्दीन बलबन का, जो पूर्व में बंगाल से लेकर यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था। इतना बड़ा शासन था किसका? बलबन का, गयासुद्दीन बलबन का, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या होता था? पलायन कर जाते थे, मतलब भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं।
साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। चलिए ऊपर का पहले एक मैप देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये रहा मैप, ठीक है, ये रहा मैप और आप इसमें देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पढ़ लीजिए। मानचित्र 3 में देख रहा है, मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार गजब का नाम है यार, ठीक है, के अनुसार, दोबारा नहीं पढ़ूंगा मैं, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आने वाले प्रांत थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे कई सारे प्रांत यहाँ पर दर्शाए गए हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक और पूर्वी इलाके से लेकर के पश्चिमी इलाके तक की चीज़ों को दिखाया गया है। जिस तरह से हमने 18 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, 16 महाजनपद, 18 नहीं, 16 महाजनपदों के बारे में देखा था, उसी तरीके से यहाँ भी दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ भी दिए गए हैं। और यहाँ तो कितने हो गए हैं, गिन लीजिए आप, 3 3 6 6 चौका 24 दिए गए हैं। कितने महाजनपद हैं, 24। तो ऐसे भी आप समझ सकते थे, x माने 10 10 होता है और 4 माने 4, 10 4 24, सॉरी 10 10 20 4 24। तो अलग अलग है। यहाँ देखिए सिविस्तान है, उच्च है, मुल्तान है, कालानौर है, लाहौर है, समाना है, सुरसती है, कोहराम है, हांसी है, दिल्ली है, बदायूं है, कन्नौज है, कड़ा, अवध, बिहार, लखनऊती, जाजनगर। चलिए इसमें से कुछ को मैं बता देता हूँ। जैसे मुल्तान तो बड़ा फेमस था, मुल्तान से होकर ही कई सारे आक्रमणकारी भारत में एंट्री करते थे। लाहौर को आपको पता ही होगा, कालानौर में अकबर का जन्म हुआ था, जो आप पढ़ चुके हो, जिनको मैं पढ़ाया हूँ। कन्नौज के बारे में जानते होंगे, कन्नौज और बदायूं, ठीक है, तो ये आप जान रहे होंगे। यहीं पर जो है जहांगीर की सास रहा करती थी, यानी किसकी, नूरजहां की माता, जिन्होंने इत्र का आविष्कार भी किया था, है कि नहीं। दिल्ली के बारे में पता होगा। और बाकी यहाँ पे कड़ा के बारे में पता होगा। कड़ा के पास ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की भी हत्या किया था। अवध को बारे में आप जानते होंगे, अवध बिहार, लखनऊती मतलब लखनऊ होता था। मालवा को जान रहे होंगे, गुजरात, देवगिरी के यादव वंशी शासकों के बारे में देखा होगा। तेलंगाना देखा होगा, तैलंग शासकों के बारे में पढ़ा होगा। द्वार समुद्र, मालाबार, कुछ इसमें से हम लोग पढ़े हैं। अगर आप पूरी हिस्ट्री आप कवर की हो जो मैं पढ़ाया हूँ तो आपको पता होगा। आगे देखिए भाषा तथा क्षेत्र, ये क्या है, कह रहा 1318 में एक कवि थे जिनका नाम था आमिर खुसरो। उन्होंने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। जैसे सिंध की तरफ सिंधी है, लाहौर की तरफ लाहौरी है, कश्मीर की तरफ कश्मीरी है, द्वार समुद्र यानी जो दक्षिण कर्नाटक का हिस्सा है वहाँ पर द्वार समुद्री है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलंगानी है, गुजरी जो है कहाँ की भाषा, गुजरात में, मोआबारी ये तमिलनाडु में है, गौड़ी बंगाल में है, गौड़ शासक उन्हीं को बोला जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा अवधी है और दिल्ली के आसपास की क्षेत्र की भाषा हिंदवी है। ऐसा उन्होंने एहसास किया 1318 में। किसने, आमिर खुसरो ने। किसने, आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो कि किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, किंतु आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आमिर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची में उन भाषाओं के नामों को बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जो नाम एक दूसरे से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। तो आप करिएगा खुद से। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासकों के राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थीं। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल राज्य साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अगर अध्याय 3 और 4 में आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे थे। जैसे हर एक शासकों का उत्थान भी हुआ और हर एक शासकों का पतन भी हुआ। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक, मतलब बहुत लंबे समय तक उन्होंने राजपाट किया। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन जो था वो ढलान की स्थिति पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। इसके बारे में हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसे क्षेत्रों की प्रकृति जो थी वो बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी।
आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि और डीप में जाके मुझे समझाने की जरूरत, बहुत सिंपल सी लाइन तो लिख रहा है, इतना तो आप समझ ही लोगे। अरे सिंपल सी बात बता रहा है कि जो बड़े बड़े राजा थे, अगर उनका साम्राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा था तो राजपाट करते थे। जब वो ढलान की स्थिति पाते थे, मतलब कोई केंद्रीय शक्ति जो होती है वो किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में नहीं होती थी, केंद्र में कोई अच्छा राजा नहीं होता था, तो जो अगल बगल के रोज थे वो लोग अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सही है ना। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में से कुछ एक दूसरे से भिन्न थी और कुछ एक दूसरे के समान थी। तो आखिर ये कैसी परंपराओं की बात कर रहा है, ये कह रहा है ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और उच्च संस्कृति, ठीक है, भाषा के संदर्भ में ऐसी परंपराएं देखने को मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजार वर्षों में इन विभिन्नता क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र और अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की लोक सर्वक्षेत्रीय ताकतों का भी उन पर प्रभाव पड़ा। दोस्तों ये बोल रहा है कि जैसे मान लो मुगलों का शासन था, तो मुगलों का शासन काफ़ी लंबे समय तक चला। अरे 1526 से शुरू होता है और 1750-1857 तक चलता है सीधे सीधे, हैं। तो इतने बड़े टाइम तक जो मुगलों ने अपना प्रभाव बनाए रखा, क्या जब तक मुगल थे तो क्या सारे लोग जो मुगल हो गए? नहीं, जो अगल बगल की छोटी मोटी शक्ति थी वो अपनी अवस्था को बनाए रही। ऐसा नहीं ना कि मुगलों के समय में जो हिंदुत्व था वो समाप्त हो गया, नहीं, सभी लोग रहा करते थे समाज में, हर तरह हर वर्ग के लोग रहा करते थे और हर धर्म धीरे धीरे पनप रहा था उसी में, ठीक है। हाँ, कुछ शासकों ने थोड़ा निर्दयी पूर्वक जो है कई लोगों के साथ जो है जो जोर जबरदस्ती किया है, मगर बहुत सारे शासकों ने उनका संरक्षण भी किया है। जैसे आप अकबर को ही उठा लो, अकबर ने आपको पता होगा कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सबको एक साथ संगठित कर दिया था और इबादत खाने में सबके साथ बैठकर रोज क्या करता था, धर्म के ऊपर चर्चाएं करता था। तो चाहता तो सबको खत्म कर देता, लेकिन नहीं, उसने बौद्ध और जैन को भी जीने के लिए समय दिया, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। तो बहुत सारे शासकों ने किया और बहुत सारे शासकों ने नहीं किया। पुराने और नए धर्म ये क्या थे? इतिहासकार जिन हजार वर्षों की पड़ताल करने की दावा कर रहे थे, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन भी आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का जो स्वरूप होता था वो सामूहिक होता था। कह रहा है कभी कभी हमने देखा कि लोग खाली लोगों के अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही इस आस्था को माना जाता था, और कई बार ऐसा हुआ कि सामूहिक होता था। किसी दैवी तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म और प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता है। अरे आज के ज़माने में आस्था क्या है? आस्था किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, आस्था पूरे के पूरे एक धर्म, पूरे के पूरे एक जाति के लोगों का विषय है। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग की महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती हुई सत्ता। ज़्यादातर मंदिर आपको इसी समय के बनाए गए मिलेंगे, पुराने समय के मंदिर बहुत कम मिलते हैं। संस्कृत के ग्रंथों का ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होने लगा। क्यों? क्योंकि वे ही क्या कहते थे, इन ग्रंथों के संरक्षक थे, इस भाषा के संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों को समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता चला गया। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्त की अवधारणा के रूप में भी आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। इस विषय में और साथ ही साथ दूसरी परंपराओं के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 में। यह वही युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर या अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिनका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, और चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के जो अनुयायी थे, ये भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे।
मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले लोग खलीफा कहलाते थे। मैंने डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी के ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर के हम तमाम विभिन्नताओं को देखते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, थोड़ा सा इसके बारे में विचार कीजिए, और ये आज के लिए लास्ट टॉपिक है। इतिहास के समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतते के रूप में ही नहीं देखा जाता है कि यही इतिहास है। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। जिस दिन व्यक्ति इतिहास के मूल्य को समझ जाएगा, उस दिन व्यक्ति जीवन में कभी कोई गलती नहीं करेगा। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों और युगों या कालों में बांटा जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्कृति हो, ठीक है, हर एक में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हुई है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम ही इतिहासकार ऐसे हैं जो इसको स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आप जो इतिहास पढ़ रहे थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार और क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में भी विस्तृत जानकारी आप हासिल करेंगे। भारत के अच्छा चीज़ों को आप समझ रहे हो नहीं? देखो हम ये पहला जो चैप्टर है इसमें कुछ भी नहीं है। पहला चैप्टर खाली आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले 10-11 चैप्टरों में हम जो 1000 वर्षों का अध्ययन किस तरीके से करेंगे, सिर्फ आपको यही इंडिकेट कर रहा है, और साथ ही साथ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि पिछले यानी जो हमने क्लास 6 में हमने जो कुछ भी कवर किया वो किससे संबंधित था। वो 750 ईस्वी के पहले की घटनाएं थी और ईसा पूर्व की घटनाएं थी। हमने उन सभी चीज़ों को देखा। हम इसमें इस सारी चीज़ों को देखेंगे, और जब क्लास 8 में पहुँचेंगे तो वहाँ पर 1700 से लेकर के आगे की कहानी को देखेंगे, मतलब देश की आज़ादी तक की परिस्थिति का आकलन करेंगे। फिर जब क्लास 9th में आएंगे ना, वहां से डीप स्टडी आपकी स्टार्ट होगी। ये तो बस खाली आपको पूरे इतिहास का एक आपके सामने से एक झलक जा रहा है। अभी आप सिर्फ एक झलक देख रहे हो। असली इतिहास की शुरुआत क्लास 9th से होगी। 9th, 10th, 11th और 12th 4 साल लगेंगे आपको इतिहास पढ़ने में, ठीक है। उन 4 वर्षों की किताबों में बहुत अच्छे तरीके से इतिहास को समझाया गया। इतिहास ही नहीं दोस्तों, उसके दौरान आपको विश्व इतिहास भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लगे रहिए साथ में हमारे, तभी चीज़ों को समझते रहेंगे। आगे कह रहा है कि भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिरकार 16वीं और 18वीं शताब्दियों में 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी विभिन्नता तो देखने को मिलती है। बहुत सारी विभिन्नता यार, अरे अपने आप में मायने रखते हैं। हर 200-400 सालों में बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। अगर आप उसको एक नज़रिए से देखोगे तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भी भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। बहुत सारे परिवर्तन तो नियम है ना, सृष्टि का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः कई परिवर्तन आते रहते हैं
कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनको यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों और यहाँ की सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष की पढ़ी हुई बातों से जरूर करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ बदलाव नहीं हुए हैं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र डालकर देखें कि क्या सब कुछ वैसा ही चल रहा है या कुछ बदला है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, यहीं पे होता आपका ये चैप्टर समाप्त। हाँ, कुछ अच्छे शब्द जैसे मिला पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन, ठीक है। और इस रही बात इन सब क्वेश्चन आंसर की, तो इसको भी मैं आगे चल के करा दूंगा। तो समझ में आ रहा है ना। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि बढ़िया से पढ़ते चलिए। क्लास 6th, 7th और 8th इन 3 कक्षाओं में सिर्फ आपके सामने इतिहास की एक झलक ही आएगी, ठीक है, सिर्फ एक झलक, ठीक है। और बाकी आपका जो 9th, 10th और 11th, 12th का इतिहास है, यहाँ से आप इतिहास को फुल डिटेल में पढ़ पाओगे, फुल डिटेल में। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्लास 7th, 8th को पढ़ के ख़त्म कर दें, ताकि जो है जल्दी से हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th पे चले जाएं। और रही बात आपके आधुनिक भारत इतिहास पढ़ाने की, जो मैंने कहा था कि लाइव क्लास में लूँगा, तो आप लोगों से कहा भी था कि प्लीज़ दोस्तों आप डोनेट करो, जो लोग भी करने योग्य हैं वो। बहुत सारे बच्चों ने किया भी, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। मुझे नहीं मतलब कि क्यों नहीं किया, बस थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार आप ही लोगों के लिए कोई मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मोबाइल से कैसे बनाऊँ, मोबाइल से कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए थे, उनकी क्वालिटी सही नहीं है, उस पर कंप्लेन आता है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी होगी तो ही बनाएंगे, अदरवाइज़ तब तक रोके रहें आधुनिक भारत के इतिहास को। अगर आप लोग खुद भी चाह रहे हो नहीं बनाया जाए, तो थोड़ा सा आप डोनेट में हेल्प कर सकते हो। जिन लोगों ने किया मैं उनको दोबारा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग पहली बार कहने पर ही हमारी बात मान लिए हैं, और आगे इसका उन्हें परिणाम भी मिलेगा। बहुत बढ़िया मैं परिणाम दूंगा उनको, बहुत बढ़िया रिजल्ट दूंगा, ठीक है। और बाकी जो लोग नहीं किए हैं तब उनको पता चलेगा कि नहीं उन्होंने क्या कुछ खोया है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आए, बोलता तो रोज़ हूँ, बोलते बोलते थक गया हूँ, अब सोचता हूँ कि बोलना भी बंद कर दूँ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एडवर्टीजमेंट को देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए अगर लगे तो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको भाई 10 सेकंड आपका इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि नितिन सर का जो एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे और आपका 10 सेकंड बच जाएगा, तो बढ़िया है कि हमारे चैनल को पढ़ते पढ़ते आपकी इतनी बुद्धि खुल गई कि 10 सेकंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। भगवान करे आप ज़िंदगी में जितना भी 10 सेकंड हो सब बचा लें, ठीक है। कभी कोई गलत काम ना करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं मनाऊंगा भगवान से कभी आप मेरा एडवर्टीजमेंट देखें, ठीक है। कभी मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 सेकंड की इतनी वैल्यू समझ गए हैं, अगर इसी प्रकार से भारत के हर एक नागरिक 10 सेकंड की वैल्यू को समझ जाएं, तो बाप रे, पूरा देश तो कसम से मैं बता ही नहीं सकता, ये देश भारत यहाँ से उठ के चला जाएगा अंतरिक्ष में, समझ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आप लोग अपने समय को, मूल्य को समझ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।